नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी और पीसीएस में। आज हम जेल विभाग की जो वैकेंसी आई है उसका ओल्ड पेपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेल विभाग का जो पेपर है 28 जुलाई 2017 को 3 बजे के शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अपने को ये भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस प्रकार के पेपर आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो में पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन फोर्थ सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको इन 4 ऑप्शन में से जो ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन है वो चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है आई हैव ड्रॉप द वेस एंड इट ब्रोकन इनटू पीसेस। सेकंड ऑप्शन है आई ड्रॉप्ड द वेस एंड इट्स ब्रोकन इनटू पीसेस। आई ड्रॉप द वेस एंड इट्स ब्रोकन इनटू द पीसेस। आई ड्रॉप द वेस एंड इट्स ब्रोकन इनटू द पीसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, आई ड्रॉप्ड द वेस एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें अगर हम ग्रामेटिकल करेक्ट की बात करते हैं तो इसमें है ही हैज़ बीन लिविंग इन द न्यूयॉर्क सिंस 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्ट स्पेल्ड। आपको इसमें से जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है वो चूज़ करना है। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर ए इसका सही हो जाएगा, सीज, SIEGE, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्ट स्पेल्ड। इसमें आपको जिसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है उसको चूज़ करना है 4 में से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है सैंडविच, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज़ करना है करेक्ट। द डिस्कवरी ऑफ द एथेनीसिया ट्रांसफर्ड मेडिकल सर्जरी। तो यहाँ पे आएगा द डिस्कवरी। जितनी खोज टाइप इस टाइप का जो वर्ड होते हैं उसमें द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालय, द गंगा, जो यूनिक चीज़ होती हैं उनके नाम के सामने द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे द, जो कि आंसर बी में है, ये द डिस्कवरी ऑफ द एथेनीसिया ट्रांसफर मेडिकल सर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए मेजर जनरल इज ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अबव, ए मेजर जनरल इज अबव ए ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे अपने को प्रीपोजिशन यूज़ करना है करेक्ट। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। माई मदर बॉट मनी लॉव्स ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑफ, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो यहाँ पे आप ऑफ फिलअप कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये 4th वाला। अगला देखते हैं, जॉन हर्चेल वाज अर्बन काइंडली एंड जनरस मैन। यहाँ पे हो जाएगा एन, ये आर्टिकल ए एन द एन का प्रयोग होगा यहाँ पे। अनब्रोकन, तो यहाँ पे सॉरी अर्नबेन, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है इसका अ का साउंड आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट और वॉवेल टाइप का जो यहाँ पे साउंड आ रहा है, स्वर, हिंदी में हम स्वर जिसको बोलते हैं वैसा यहाँ पे साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर आर डूइंग ऑल दैट दे कैन, सी इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे आएगा बट, यहाँ पे बट जो आंसर हमारा पहला ही आंसर है वो रहेगा यहाँ पे, द डॉक्टर आर डूइंग ऑल दैट दे कैन बट सी इज स्टिल नॉट ब्रीथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 10वां क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज वन टू जॉइन द 2 सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे ये 2 सेंटेंस दे रखे हैं, हमको एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है यहाँ पे जो इन दोनों को कनेक्ट करता हो, इनको दोनों को जोड़ता हो। तो पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, रीनी इज स्लिम, सी वांट्स टू गो ऑन ए डाइट। ये बोल रहा है जो रीनी है वो स्लिम है लेकिन फिर भी वो डाइट पर जाना चाहती है या डाइट करना चाहती है, हिंदी में अगर बोले तो इसका आ जाएगा रीनी इज स्लिम यट मतलब होता है तब भी सी वांट टू गो ऑन ए डाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यट, जो कि ऑप्शन सेकंड में दे रखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है अपने को। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर्स परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशन एवरी सेकेंड। यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे कैन लग जाएगा। कैन, कंप्यूटर कैन परफॉर्म द मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एवरी सेकेंड। अगला देखते हैं, डायरेक्शन द फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ए बिल्डिंग फॉर लॉगिंग ऑफ सोल्जर्स। मीन्स ये पूछ रहा है कि इसका वन वर्ड क्या हो सकता है, सेंटेंस को रिप्लेस कर दें। तो जो बैरक्स जो होते हैं, वहाँ पे जो सोल्जर होते हैं उनके रहने की जगह होती है, उसको बैरक्स बोलते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस को ये रिप्लेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स आइदर देन द पर्सन हिमसेल्फ। ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की जीवनी जो उसके द्वारा ना लिखी गई हो, किसी और के द्वारा लिखी गई है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको बायोग्राफी कह सकते हैं, जिसको हम जीवनी बोलते हैं, जीवनी। और अगर ये पूछता है रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब स्वयं के द्वारा अगर लिखी होती है तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। ये जो पहला ऑप्शन है ये हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी ये होता है। और इसका जो आंसर है हमारा ये है बायोग्राफी। मतलब किसी लेखक के द्वारा किसी और की जीवन परिचय लिखना उसको बायोग्राफी कहते हैं, और स्वयं के द्वारा अपना जीवन परिचय लिखा जाना उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा यहाँ पे आता है, इन द गिवन सेंटेंस 3 माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर डी। यहाँ पे 4 सेंटेंस हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे उसमें से हमको जिस पार्ट में एरर है उसको सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं पहला पार्ट, नॉन ऑफ अस आर गोइंग टू द मैरिज पार्टी, आर नॉट वी, और ऑप्शन डी में नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर है और आर नॉट वी, यहाँ पे एरर है, तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज डीपर देन आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पे जो एरर है ये सी आंसर हो जाएगा इसका, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेंटेंस इज अंडरलाइन आइडियोमेटिक expression is given, what is the meaning of the idiomatic expression goes without saying in the sentence given below? It goes without saying that you will be improve your skill with practice. तो यहाँ पे ये सेंटेंस अपन रख सकते हैं, इसकी जगह ऐसे हो जाएगा, इट शुड बी जनरली अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। For the most people visit the dentist is the result of choice between the devil and the deep blue sea. If you go, you suffer, and if you don't go, you suffer. यहाँ पे सेंटेंस को रिप्लेस करना है, तो यहाँ जाएगा having only 2 very unpleasant choice। यहाँ पे जो आंसर 4 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। A sentence with an underlined word is given below, find the word which is opposite to the highlight word from the given option. They enlarged the house by adding an east wing. तो enlarged का अपोजिट हमको बताना है। तो enlarged यानी इसको बढ़ा देना हो जाता है, और reduce यानी छोटा करना होता है। तो enlarged का जो मीनिंग होता है वो बढ़ाना, और रिड्यूस का मीनिंग होता है घटाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिड्यूस, जो कि ऑप्शन 4 में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे, डिमोलाइज एंड रिप्लेस्ड विथ मॉडर्न टावर ब्लॉक। वन बाय वन द ओल्ड बिल्डिंग इन द सिटी हैव बीन डिमोलाइज्ड एंड रिप्लेस्ड विथ द मॉडर्न टावर ब्लॉक्स। मीन्स ये डिमोलाइज ने यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि जो बिल्डिंग है उसको गिरा दिया, डिमोलाइज करना, या फिर उसको गिरा देना या हटा देना। तो ये डिमोलाइज का इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्ट करना।
ये गिरा देना या मिटा देना या फिर ख़त्म करना, तो कंस्ट्रक्ट करना है ना बनाना हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना। ये ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा इंग्लिश का पार्ट, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में ये है जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, सॉरी साइंस से रिलेटेड है। तो ये कुछ देख लेते हैं 20 नंबर का साइंस में जो आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। क्वेश्चन हमारा है ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। बस ऑप्शन ए हो जाएगा वायवीय श्वसन में, इनमें से कोई नहीं, किण्वन में या अवायवीय श्वसन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, किण्वन में। ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल किण्वन में ऑक्सीकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है जब इसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। लाइकेन प्रदर्शित करता है। तो लाइकेन शैवाल और कवक की सहभागिता को, ऑप्शन बी शैवाल तथा कवक की परजीविता को, माइकोराइजा को और सहभोजिता को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक की सहजीविता को। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल, यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन डी कम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब। तो ऑप्शन सेकंड जो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम से गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन, इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम से गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रोटीन संश्लेषण स्थल है राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, लाइसोसोम या डिक्टियोसोम। तो जो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। ये जो फली वाली पौधे होते हैं उनकी जड़ों में भी पाया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, अपने को बताना है साउंड की जो लाउडनेस है या ध्वनि जो होती है उसकी प्रबलता, उसकी जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो ये आवृत्ति पर, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, आयाम पर या तारत्व पर। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है आयाम पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मक बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि जो बच्चे लड़का लड़की पैदा होता है तो वो कौन सा गुणसूत्र है जिसकी वजह से लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण होता है। तो उसका निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है वो XY गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से, जो गतिशील सतह है उनमें ल्यूब्रिकेशन करने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट से हो जाएगा। जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से हैं। जल का जो उच्च क्वथनांक है, जो हाइड्रोजन बंधन होता है उसकी वजह से जल का क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में CO2 तथा O2 संतुलन है। वातावरण में जो CO2 और O2 का संतुलन है उसको प्रकाश संश्लेषण के कारण जो होता है वो संतुलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। कार्बन परमाणु के में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। आपको इनके परमाणु क्रमांक याद रखना है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। कंट्रोलर ऑफ सेल इज ए कोशिक नियंत्रांक हैं। तो केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण, कोशिका पूछना चाह रहा है। केंद्रक जो होता है वो सेल के कंट्रोलर का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन या विरल माध्यम से गुजरता है, परिणाम स्वरूप इसका वेग बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वेग बढ़ जाता है। ये इसका ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। जो ग्लिप्टल जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है। एक विद्युत परिपथ में काम करने के लिए विद्युत धारा करनी होगी तो काम कैसे होगा। तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विद्युत धारा। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिकल करंट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है कौन सी प्रक्रिया द्वारा, वो अपने को बताना है इसमें। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये रेडिएशन होती है, इसको हम बोलते हैं विकिरण हिंदी में।
इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। जो सूर्य से जो रेडिएशन आता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये विकिरण को बोलते हैं। विकिरण जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश का जो अवशोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हमको बताना है वहाँ पे मिथाइल MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 24 दिसंबर के आसपास हुई थी 1984 में, 1984 में ये घटना हुई थी। ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC इसको बोलते हैं, उस गैस को हम MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल लवण क्या है? तो इसका जो आंसर है यह है Na2SO4 10H2। Na2SO4 10H2, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अब जो अगला पार्ट आता है हमारा, ये आता है MP, ये जो जी के जनरल नॉलेज है वो उसके क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग है 7 करोड़ के आसपास है। 7.3 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जनगणना के बारे में A to Z आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। इस पर हम एक लेक्चर बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका फ़ायदा अपने दोस्तों को भी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को श्री जयंत मलैया ने विधायी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक राज्य बजट को पेश किया? जी हाँ दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना है। तो उस समय ये 1 मार्च को किया गया था, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ये आपको करंट का क्वेश्चन याद करना है, इसको देखते हुए कि करंट में क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अहमद शेर खान किस खेल से संबंध से जुड़े हुए हैं? तो आपको जो खिलाड़ी हैं इनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसका जो आंसर फिलहाल हम देख लेते हैं, अहमद शेर खान ये है, हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसिली कौन से ज़िले में स्थित है? परसिली जो है ये सीधी ज़िले में स्थित है। वहाँ की कोई किसी प्लेस का नाम है, तो आपको जिलों के बारे में जानकारी होना चाहिए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? ये परियोजना है मध्य प्रदेश की, तो उससे रिलेटेड है। तो ये जो 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया गया था। किस वर्ष MP राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी? जितने भी विकास निगम या इस टाइप की संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी पता होना चाहिए। तो फिलहाल इसका जो आंसर है, MP राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका जो आंसर है सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने मेले लगते हैं, कौन सा मेला कहाँ लगता है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है। तो नागाजी का मेला जो है ये पोरसा में लगता है। ऑप्शन 4 उसका आंसर हो जाएगा, पोरसा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ये MP से रिलेटेड इसलिए पूछा गया है, उज्जैनी। पहली इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी जो थी उज्जैनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आपको मुख्य सचिव याद कर लेना है वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन है। तो उस समय जो थे वो बसंत प्रताप सिंह थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्वालियर में स्थित है? यहाँ पे जो है 7 सहस्त्र बाहु मंदिर जो है ये ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर में जितने किले, मंदिर, ये सब है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे जहांगीर महल है, इसकी बात करें तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। रानी रूपमती का महल ये मांडू में है, ये आपको पता होना चाहिए। मदन महल ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे महलों के बारे में भी। निम्न में से कौन से नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती है? अपने को ये बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती है, उनका उद्गम होता है। तो यहाँ पे सोन और नर्मदा है जो कि अमरकंटक से निकलती है, ये याद रखना है। सोन, नर्मदा और जोहिला, एक नदी और है जोहिला करके, ये तीनों अमरकंटक से निकलती है, इनका उद्गम होता है। नदियों के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है और भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका विसर्जन होता है, कौन सी नदी में मिलती है, कौन से सागर में मिलती है, ये सब हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था? अपने को बताना है कि यहाँ पे नर्मदापुरम जो ये पहले किसका नाम था? तो ये होशंगाबाद का जो संभाग है इसका पहले नाम नर्मदापुरम था, जो उसका नाम बदलकर अभी होशंगाबाद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? नेहरू स्टेडियम कहाँ है अपने को पता होना चाहिए, ये इंदौर में है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। अभय खेल प्रसाद इंदौर में है। ये ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है ये रीवा में है।
तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कभी सभी स्टेडियमों के बारे में हम बात करेंगे और कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है और क्यों फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन से, हमको पता है मध्य प्रदेश का, आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का कि कौन सा राज्य किधर है और कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। तो हम जानते हैं उत्तर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पूर्व में छत्तीसगढ़ है, ये नीचे महाराष्ट्र आ जाता है और ये इधर यहाँ पे राजस्थान आ जाता है और सॉरी इधर गुजरात आ जाता है और ये इधर जो पश्चिम में है इधर राजस्थान। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश 5 राज्यों को छूता है। मध्य प्रदेश जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है मध्य प्रदेश से को नहीं छूता है। तो आपको इंडिया का मैप भी इवन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने राज्य हैं, कितने कौन सा राज्य किस राज्य की सीमा को टच करता है। ये सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो जो मध्य प्रदेश में भूमि प्रबंधन संस्थान और जल जो है ये संस्थान, ये जो आता है ये जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम स्पीकर, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। स्पीकरों पे अभी तक कितने स्पीकर रहे हैं, कौन कौन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर जो थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी प्रथम हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब की जानकारी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसका जो आंसर देख लेते हैं। इसके जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको आपको सबको मध्य प्रदेश में प्रथम है उनको याद कर लेना है। ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, रसिक प्रिया कविता में कौन कौन से कवि जाने जाते हैं। रसिक प्रिया कविता के लिए कौन कौन से कवि जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन ने थोड़ा गलत पूछा है। इनका मतलब ये है कि पूछने का कि रसिक प्रिया कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये केशवदास जो है, कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। याद रखिएगा आप इनके बारे में ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर 4 केशवदास, आंसर नंबर 4 केशवदास। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। जनरल नॉलेज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित कायता साइट किस जिले में है। तो ये जो है हमारा उज्जैन जिले में पड़ती है। ये भी हम जो पुरातात्विक साइटें हैं, जो स्थल है, उनके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जीके के पूछे जाते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आप ज़रूर इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी का आप देख लीजिए इस वीडियो में। हिंदी है, हिंदी आती है 20 नंबर की। इसके बाद हिंदी के बाद इसमें फिर मैथ्स आ जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मैं मैथ्स के ऊपर भी एक वीडियो स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार के जितने भी मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूं आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।